वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। और इससे बेसिकली 4 सवाल पूछे गए थे नीट 2025 में। और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं इसमें जिसके थ्रू क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है नीट एग्ज़ाम में। तो इसमें हम एनसीईआरटी की लाइन जो हिडन लाइन दी गई हैं उनकी एनालिसिस हम कर लेते हैं और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो सबसे पहले अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो केमिकल रिएक्शंस का प्रोसेस कैसे होता है वो हम इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, केमिकल स्टडी डिस्क्राइब स्पीड रेट ऑफ द रिएक्शन एंड कंडीशन बाय व्हिच रेट अल्टर। वो कौन सी कंडीशन है जिसके थ्रू रेट चेंज हो रहा है वो सब पढ़ेंगे इसके अंदर। क्लियर, वही यहाँ पे सब दिया गया है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। रेट बेसिकली क्या होता है, जैसे ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो वो क्या है, कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। देखो क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये जैसे आर जैसे लिखा है तो अगर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखे हैं तो वो मोलर कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। और उसके हम किसी टाइम पीरियड के अंदर उसको हम कंपेयर करते हैं, जैसे ये, तो ये इसका रेट है। रेट एवरेज भी हो सकता है और इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे एवरेज रेट दिया गया है। क्लियर, ये देखो यहाँ पे एवरेज रेट को डिस्क्राइब किया गया है। तो ये यहाँ पे 2 डायग्राम दिए गए हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये एवरेज रेट क्या है, डेल्टा आर अपन डेल्टा टी, ये R2 माइनस R1 अपन T2 माइनस T1। और यहाँ पे एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर ये इंस्टेंटेनियस रेट को डिस्क्राइब किया गया है। और इंस्टेंटेनियस रेट जो है ना वो उसके स्लोप को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर, सेम ऐसे ही यहाँ पे देखो ये रिएक्टेंट के लिए है और ये प्रोडक्ट के लिए, दोनों ग्राफ दिए गए हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। यहाँ पे देखो ये बेसिकली अभी नीचे मिलेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये यूनिट कैसे निकालेंगे। एक फार्मूला याद कर लीजिए, मोल लीटर सेकेंड ऐसे लिखना है और इसकी पावर क्या लिखना है, 1 माइनस एन, एन माइनस 1 एंड माइनस 1। अब देखो जैसे जीरो ऑर्डर लिखना है तो n की जगह पे जीरो लिख देंगे और जो आ जाएगा उसको फिक्स कर देंगे। तो n की जगह पे अगर हम जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम लिखते हैं n की जगह पर फर्स्ट, तो अगर n की जगह पे यहाँ पे फर्स्ट लिखें ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सेकेंड माइनस, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा। सेम ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर में n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे जब n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, लीटर पर मोल इंटू सेकेंड। तो बेसिकली इस फार्मूले के थ्रू हम यहाँ पे यूनिट कैलकुलेशन कर लेंगे, याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम, जैसे ये कोई रिएक्शन दी गई है 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2। क्लियर, तो यहाँ पे अगर हमको जैसे रेट निकालना है, रेट ऑफ द रिएक्शन, तो जो रिएक्टेंट होता है ना उसको माइनस में रखेंगे। जैसे 2 है तो -1/2 और डेल्टा HI अपन डेल्टा टी, तो रिएक्टेंट वाला माइनस में लेंगे और इक्वल कर देंगे प्रोडक्ट वाला, तो डेल्टा H2 अपन डेल्टा टी और डेल्टा I2 अपन डेल्टा टी। तो ऐसे ही हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि H2 का बताइए, तो H2 का पूछेगा या तो HI का दिया रहेगा या तो I2 का, तो दोनों इक्वल रहते हैं तो इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम ऐसे देखो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, आप लोग करके देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन करिए, सेम वैसे जैसे हमने बताया था ना, N2O5 का पूछ रहा है तो NO2 का पूछ रहा है तो N2O5 को अगर दिया है तो वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन दिया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो डेल्टा आर अपन डेल्टा टी माइनस में और डेल्टा पी अपन डेल्टा टी, और इसे यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। इसको अपने आप से करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या आंसर आया है। सेम इसको भी कैलकुलेट करिए। अब कुछ फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन द कंसंट्रेशन। दूसरा देखो क्या कह रहा है, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। कह रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ द टाइम एज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज। कहने का मतलब ये है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, रेट कैसे लिखेंगे। जैसे रेट लिखने का तरीका क्या है, जो उसका रिएक्टेंट है
उसके आगे जो लिखा है उसको पावर में ले जाएंगे, और बी जैसे ये भी रिएक्टेंट है तो उसके पावर में, तो ये उसको रेट को डिस्क्राइब कर देगा। क्लियर? तो देखिए इसको नेक्स्ट यहाँ पे एक इस वाले सवाल को हम करने का एक तरीका बता रहे हैं आपको। जैसे ये NO लिखा है, ये O2 लिखा है और ये रेट है। क्लियर? तो पहले हमको फिक्स कर लेना है। देखो पहले क्या करना है हमको, देखो NO के तरफ वो जो सेम दिया है उसको हमें कवर अप कर लेना। जैसे ये देखो ये सेम है, और जो एक बार हम ले लेंगे दोबारा नहीं उसको लेंगे। जैसे ये और ये सेम है, आप इसको भी ले सकते हैं 60 वाले को, एक ले लेंगे दोबारा उसको नहीं काउंट करेंगे। तो हमने इसको काउंट किया है, तो इसको हमने कवर अप कर लिया 0.30। और सेम देखो उसके सामने वाला क्या हो रहा है, O2 वाला देखो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्लियर? और सेम जस्ट उसके सामने वाला क्या हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है। मतलब कि क्या है कि यहाँ पे ये इसको सेम लेना है और सामने वाला देखना है कि इस पर अफेक्ट क्या पड़ रहा है। ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है, तो कुछ नहीं हम चेंज करेंगे, नो चेंज विद O2। तो रेट कैसे लिखेंगे, O2 लिखेंगे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है। अब हम लिखेंगे O2 को, देखेंगे O2 में सेम लेना है हमको। तो देखो ये 60 वाला सेम है, ये सेम ले लिया। अब उसके सामने देखना है कि NO वाला क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, और रेट क्या हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है। मतलब कि NO का कंसंट्रेशन जो है वो डबल हो रहा है और रेट क्या है, वो 4 गुना हो रहा है। तो कर देंगे NO की पावर 2। तो डायरेक्ट हमने रेट लिख दिया ऐसे ही, और ये सवाल ऐसे ही किया जाता है, इसको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर क्या होता है, देखो सम ऑफ द एक्सपोनेंट लाइक x प्लस वाई। जैसे ये रेट लिखा है तो ये x और y को जोड़ दिया जाता है, तो वो उसके ऑर्डर को डिस्क्राइब कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखो ये रेट लिखा है, ये रिएक्टेंट की पावर 1/2, बी की पावर 3/2, जोड़ देंगे सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। यहाँ इसको जोड़ेंगे, देखो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसमें देखो 3/2 है, ये -1 है, तो क्या आ जाएगा, हाफ। तो ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो ऐसे एग्जाम्पल इसको कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये देखो हमने यूनिट का अभी ऑलरेडी हमने बता दिया था इस फार्मूले के थ्रू। इसमें पहचानेंगे कैसे, देखो लीटर पर मोल इंटू सेकेंड है तो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, और ये -1 है तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को डिस्क्राइब करा। देखो सेकेंड -1 तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी क्या होता है, मॉलिकुलरिटी हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग इट्स मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को समझने के लिए यहाँ पे देखो ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी के रिस्पेक्ट में कुछ लाइन लिखी गई हैं। ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, 0 हो सकती है, माइनस हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नॉन इंटीजर हो सकती है। और ये कैसे दी जाती है, स्लोएस्ट स्टेप के थ्रू। ऑर्डर जो कैलकुलेट किया जाता है स्लोएस्ट स्टेप के थ्रू। समझिए ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, नॉन इंटीजर, 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मॉलिकुलरिटी जो होती है कैन नॉट बी 0 एंड नॉन इंटीजर और एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद करिए। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मॉलिकुलरिटी नॉट बी 0 और नॉन इंटीजर। A + B = प्रोडक्ट दिया है, यहाँ पे रेट ये दिया है, तो हाफ और 2 को जोड़ देंगे तो कितना 2.5 ऑर्डर की रिएक्शन आ जाएगी। 3.4 नंबर का करते हैं, देखो कह रहा है x to y, तो x to y हो रहा है। और ऑर्डर ऑफ इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x जो है इंक्रीज कर दिया जाता है 3 गुना। तो देखो पहले रेट ये लिखा है और इसके रेट जो नया है 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो देखो 3 गुना अगर बढ़ा देंगे तो रेट कितना बढ़ जाएगा, 9 टाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। 0 ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि रिएक्टेंट की पावर 0 है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन को डिस्क्राइब करेगा। और 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये एक यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, कुछ एग्जाम्पल हैं 0 ऑर्डर के लिए। रिएक्शन अकर ऑन दी मेटल सरफेस और डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन दी हार्ड प्लेटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। 0 ऑर्डर के लिए एक ग्राफ बनाया गया है और इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये रिएक्शन याद होना चाहिए, R0 - RT = KT, ऐसे भी लिख सकते हैं और ये सेम इक्वेशन लिखिए। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ और रिएक्टेंट है वो y एक्सिस पे है और टाइम पीरियड x एक्सिस पे है। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा और इंटरसेप्ट जो होगा वो R0 होगा। तो ये ग्राफ भी देखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिए हैं।
ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नीट में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही आता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि रिएक्टेंट की पावर 1 होना चाहिए। देखो क्लियर, तो फर्स्ट ऑर्डर को डिस्क्राइब करता है। और ये कुछ फार्मूले दिए गए हैं, डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे T 99.9% पूछ रहा है और T हाफ दिया है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। T 99% दिया है और T 90 वैल्यू दी है, उसको डबल कर देंगे। T 90% क्या होता है 3.32 इंटू T हाफ। तो ये डायरेक्ट नीट एग्जाम में पूछ चुका है और इसको कैलकुलेट मत करिए, ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए। बेसिकली ये वाला ज़्यादातर पूछता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये जो इक्वेशन दी गई हैं इस पे आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। क्लियर, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन, रेडियो एक्टिव डीके, और ये आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो डीके, तो दोनों हो सकते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 और N2O, ये फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल हैं। देखो, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे ln r बराबर -kT प्लस ln r0, ये इक्वेशन लिखिए तो y बराबर mx प्लस c से डिस्क्राइब करेंगे। तो स्लोप जो आएगा वो निगेटिव है। देखो, ये स्लोप को डिस्क्राइब कर रहा है, निगेटिव है। और इंटरसेप्ट जो है ये ln r0, ये किसके किसके बीच में ग्राफ है? अगर ln r और t के बीच में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। और अगर log r0 अपान r और टाइम के पीरियड के बीच में देखा जाए तो देखो log r0 अपान r और kt अपान 2.303, तो ये स्ट्रेट लाइन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो स्लोप क्या होगा? k बाई 2.303। क्लियर, तो दोनों ग्राफ अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। ये डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर बोल रहे हैं कि आप लोग फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। क्लियर, क्योंकि नीट एग्जाम में आप लोग PYQ देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ही बेस्ड रहते हैं। क्लियर, तो आप लोग ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। देखो, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है हमारा? हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ बेसिकली क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट का वो रिड्यूस हो जाता है हाफ कंसंट्रेशन में। कितने टाइम पीरियड के अंदर? मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद हाफ कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो टाइम पीरियड होता है उसी को बोल देते हैं हाफ लाइफ। क्लियर, टी हाफ बराबर A0 मतलब R0 अपान 2K, एक ये फार्मूला है। दूसरा है K बराबर 2.303 अपान T हाफ लॉग R0 मतलब इनिशियल अपान R/2, ये फार्मूला है। और एक है ये T हाफ बराबर 0.693/K। तो ये फार्मूला आप लोग जरूर देख लीजिए और इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखो, हाफ लाइफ पे इनिशियल कंसंट्रेशन कैसे मतलब कि डिपेंड करता है, ये फार्मूला याद करिए। टी हाफ बराबर 1 अपान ए की पावर n-1। अब यहाँ पे जो जिस ऑर्डर की रिएक्शन पूछ रहा है उस वहाँ पे वो नंबर को पुट कर दीजिए। जैसे 0 ऑर्डर की रिएक्शन तो n की जगह पे 0 रख देंगे तो 1 अपान ए की पावर a बनेगा। और a जो है कंसंट्रेशन है, तो टी हाफ जो है डायरेक्ट डिपेंड करेगा। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन में देखो लिखा क्या है, टी हाफ जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n बराबर 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये इंडिपेंडेंट होता है। तो देखो लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ जो होता है 1/A0 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस वाले फार्मूले के थ्रू आप लोग रख सकते हैं। यह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए अपने आप लोग। ये देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे रिएक्शन हमने क्या बताया था, टी हाफ टी 99.9% के लिए पूछा है ना, तो 10 के मल्टीपल हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, एसर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो सकती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो पहले स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जांपल कुछ लिखे हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल है। देखो कह रहा है द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट व्हिच इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन इथाइल एसीटेट एंड वाटर। In reality, it is the second order reaction and concentration of both ethyl acetate and water affect the rate of the reaction.
नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने यहाँ पे बताया है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्टेज एंजाइम लगता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सब यूनिट में ब्रेक हो जाता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, 10 डिग्री टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो रेट जो है वो नियरली डबल हो जाएगा। आर्हेनियस गैस इक्वेशन देखो क्या है, K बराबर AE की पावर माइनस EA अपन RT। A जो है यहाँ पे आर्हेनियस फैक्टर है, R गैस कांस्टेंट और EA जो है एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी को हम किस में डिस्क्राइब करेंगे, जूल पर मोल के अंदर। एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। देखो H2 प्लस I2 इक्वल टू, पहले इंटरमीडिएट बनेगा ये कि अनस्टेबल होगा, फिर HI में ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो अनस्टेबल होता है। देखो HI थ्रू दी इंटरमीडिएट। यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, जैसे H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI फॉर्मेशन हुआ है, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। इसके बीच में एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई वो एक्टिवेशन एनर्जी है EA, क्लियर। और यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो गैप है उसको डेल्टा H से डिस्क्राइब कर दिया गया। ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें देखो क्या लिखा है, कर्व एट T+10 फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू द ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी गेट डबल लीडिंग टू द डबलिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये देखो एक इक्वेशन लिखी है, ln K बराबर माइनस EA अपान RT प्लस ln A। और यहाँ पे अगर ग्राफ हमने डिस्क्राइब करना है ln K और 1/T के, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। देखो ये किसके किसके बीच में है, ln K और 1/T के बीच में। तो यहाँ पे जब हम इसके बीच में ग्राफ डिस्क्राइब करेंगे तो स्लोप क्या होगा, EA/R। ये स्लोप आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, और इंटरसेप्ट ln A हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो फार्मूला लिखा है, log K2/K1 बराबर EA अपान 2.303R और ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। इस फार्मूले पे भी बहुत सारे क्वेश्चन की पुटिंग होती है। एक क्वेश्चन हमको बताइए आप लोग कि यहाँ पे अगर हम T1 को T2 के बराबर कर दें तो क्या लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलेगा। तो एक चीज़ देखिए, जैसे यहाँ पे T1 और T2 को बराबर कर देते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, और 0 क्या होता है, log 1 बराबर होता है 0। तो log K2/K1 बराबर 0 है, तो log K2/K1 बराबर क्या हो जाएगा, log 1, log से log कट जाएगा तो K2 बराबर आ जाएगा K1, क्लियर। तो जैसे एक कंडीशन दे सकता है यहाँ पे कि K2 बराबर K1 किस कंडीशन में होगा, जब T1 बराबर T2 हो जाएगा, क्लियर। तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वाले फार्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे K2/K1 लिखा है तो K2 माइनस K1 हो जाएगा, और इस पर प्रैक्टिस करिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं इंडेक्स में। अब इफेक्ट ऑफ कैटालिसिस की अगर बात करते हैं, कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट में कुछ पॉइंट इसके बीच में दिए हैं, वो हमने साइड में लिख दिए हैं। देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा तो रेट ज़्यादा हो जाता है, और कैटालिस्ट जो होता है कैटलाइज करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, और डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं इक्विलिब्रियम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता है, फास्ट कर देता है, क्लियर। और हेल्प इन द अटेनिंग इक्विलिब्रियम फास्टर। तो ये पॉइंट है कैटालिस्ट के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, कैटालिस्ट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी बॉन्ड। कैटालिस्ट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन बाय द फॉर्मिंग टेम्परेरी बॉन्ड विद द रिएक्टेंट्स रिजल्टिंग द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ये ऑलरेडी हमने बायोमॉलिक्यूल्स में बताया था ग्राफ, जो ऊपर वाला है वो विदाउट कैटालिस्ट और नीचे वाला जो है वो विद कैटालिस्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। कैटालिस्ट डज नॉट अल्टर द गिव्स एनर्जी डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और हेल्प इन द अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। इक्विलिब्रियम जो है वो फास्ट अटेन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो एक टॉपिक है कोलिजन थ्योरी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये नीट में एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर ले रहे हैं जो ओवरऑल थ्योरी के अंदर लिखा है। तो रिएक्टेंट मस्ट बी कोलाइड विद अनदर।
कोलिजन थ्योरी के अंदर रिएक्टेंट जो होते हैं ना, उनमें कोलिजन ज़रूरी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली दोज रिएक्टेंट्स हुज एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ऐसे ही रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होगी जिनकी एनर्जी जो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? इफेक्टिव कोलिजन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकिंग तभी पॉसिबल है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन टू फैसिलिटेट द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल और एटम। तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। ये आप लोग रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसमें ZB जो है AB डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे। द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड्स विद द सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर? और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। देखो हमने भी बताया प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकिंग रिक्वायरमेंट होती है टू फैसिलिटेट ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज एंड फॉर्मेट द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट एट कॉल्ड द इफेक्टिव कोलिजन। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए इसमें। और यहाँ पे देखो ड्रॉबैक क्या है, इट कंसीडर एटम मॉलिक्यूल टू बी हार्ड स्फीयर एंड इग्नोर देयर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। और यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी प्रपोज्ड बाय द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल NCERT के अंदर जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनका डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करिए। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।